फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स टॉप 10 इकोनॉमिक्स क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है, हम डेली आपके लिए किसी नए सब्जेक्ट के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं और उनको डिटेल में आपको बताते हैं ताकि आपकी जीएस की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो जाए। सो फ्रेंड्स, अभी जीके 24 को और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, पोस्ट लॉन्चिंग ऑफर के बारे में, तो सिर्फ 500 स्टूडेंट हैं जिनको पोस्ट 25 यूज़ करने पे कूपन कोड 25% ऑफ मिलेगा। साथ में अगर आपको ऐसे की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो wifistudy.com/SSC टाइप करके आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वैसे ही wifistudy.com/banking करके भी यूज़ करके आप बैंकिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में आप 7023333675 पे कॉल करके भी आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन क्या है इकोनॉमिक्स का। पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय। तो पर कैपिटा इनकम अपने को कैसे ऑब्टेन होती है, ठीक है, ये तो आपको पता है कि नेशनल इनकम से अपन डिवाइड करते हैं, लेकिन किसको डिवाइड करते हैं जब अपना पर कैपिटा इनकम आता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है: टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, टोटल वर्किंग पॉपुलेशन, एरिया ऑफ द कंट्री या फिर वॉल्यूम ऑफ द कैपिटल यूज्ड। इसके अंदर जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री है। ए इसका सही आंसर है। ओके, तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा हमेशा कि एनएनपी नेट नेशनल इनकम को अपन टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं हमेशा, तब जाके आपका पर कैपिटा इनकम आता है। ठीक है, जैसे कि जीएनपी होता है पहले ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसमें से डेप्रिसिएशन करने के बाद में एनएनपी आता है नेट नेशनल, ठीक है, उसके अंदर से आप टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं, नेशनल इनकम को डिवाइड करते हैं, तब जाके नेट नेशनल इनकम, अपन इसको बोलते हैं नेट नेशनल इनकम, ठीक है, तब जाके अपना आता है पर कैपिटा इनकम। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से अपन अपना पर कैपिटा इनकम निकालते हैं। इसको अपन कहते हैं नेशनल इनकम, इसको अपन कहते हैं एनएनपी को नेशनल इनकम। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन में था, नेशनल इनकम को अगर अपन डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से तो आपका पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। साथ में फ्रेंड्स आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इंडिया का 2016-17 के अंदर जो पर कैपिटा इनकम है, ओके, वो 1 लाख से ऊपर पहुंच गया है। 1,03,007 रुपीज़ अपना पर कैपिटा इनकम हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2015 के अंदर, ठीक है, 15-16 के अंदर ये 93,000 समथिंग था, लेकिन 16-17 के अंदर अपन ने इसको इम्प्रूव किया और 1 लाख के ऊपर पहुंचा दिया गया है अकॉर्डिंग टू द CSO, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के अनुसार जो इन्होंने रिपोर्ट रिलीज करी थी, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम 16-17, उसके अकॉर्डिंगली ये हुआ है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द पर्पस फॉर विच दीपक पारेख कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो दीपक पारेख कमेटी बनाई गई थी एक, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो ये कमेटी किस चीज़ को लेकर बनाई गई थी, क्या पर्पस था इसका? आपके सामने 4 ऑप्शन है: टू स्टडी द करंट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सर्टेन माइनॉरिटी कम्युनिटीज, टू सजेस्ट मेजर्स फॉर फाइनेंसिंग द development of infrastructure, to frame a policy on the protection of genetically modified organisms or to suggest measure to reduce the fiscal deficit in union budget। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसके अंदर जो सही आंसर था वो था टू सजेस्ट मेजर्स फॉर फाइनेंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के लिए कैसे फाइनेंस किया जाए, कौन से मेजर्स यूज़ किया जाए, इसको लेकर ये कमेटी बनाई गई थी। दीपक पारेख कौन है? चेयरमैन है किसके? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के। ओके, और ये एक लीडिंग क्या है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और ये कहाँ से बेस्ड है? मुंबई बेस्ड कंपनी है ये। ठीक है, तो ये दीपक पारेख, आपको ध्यान रखना है जो कमेटी थी वो किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए थी, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड क्वेश्चन है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आर द एम्स ऑफ। तो देखिए 3 आपके सामने टर्म्स है: लिबरलाइजेशन, लिबर्टी आप प्रोवाइड कीजिए कंपनीज को, प्राइवेटाइजेशन और साथ में ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ट्रेडिंग में बिलीव रखिए, इंटरनेशनल कंपनीज को इन्वाइट कीजिए, साथ में प्राइवेटाइज कीजिए चीज़ों को। तो इन तीनों का एम क्या है? आपके सामने देखिए 4 ऑप्शंस है। कई बार बच्चे इसको थोड़ा मिस इंटरप्रेट करते हैं और गलत आंसर पिक कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे। इकोनॉमिक प्लानिंग है, सोशलिस्टिक पैटर्न सोसाइटी है, लैंड रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है। ठीक है, तो देखिए लैंड रिफॉर्म्स का तो कोई लेना देना नहीं है, सोशलिस्ट पैटर्न का भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अपन तो वैसे ही, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब बचती है इकोनॉमिक प्लानिंग या फिर रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक प्लानिंग तो वैसे ही अपने देश कंट्री हर 5 ईयर प्लान्स में अपन करते ही हैं, तो कुल मिला के आपके पास आंसर बचता है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बचता है।
तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इसका सही आंसर है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए अपन ये सब चीज़ें करते हैं और इन सभी का एम क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाटा ऑफ एस्टिमेशन ऑफ इंडियन नेशनल इनकम इज इशूड बाय। तो जो अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था कि जो नेशनल इनकम से रिलेटेड, वापस से ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा और देखिए, एस्टिमेशन जो होता है नेट जो अपना नेशनल इनकम का, ये कौन इशू करता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका आंसर बताया था, CSO इसका क्या करता है, इसके डाटा को रिलीज करता है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन हट चुका है, नेशनल डाटा सेंटर भी नहीं करता है और नन ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता। तो क्या है आपका सी इसका सही आंसर है। ओके, ये क्या है, गवर्नमेंट एजेंसी है। CSO क्या है, एक गवर्नमेंट एजेंसी है इंडिया के अंदर, जो कि किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, मॉस्फी नाम की मिनिस्ट्री है, MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसके अंडर ये CSO डिपार्टमेंट आता है। ओके, ये रेस्पॉन्सिबल होती है अपने जितने भी स्टैट्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती है, उनको इन्वॉल्व करना, मेंटेन करना। ठीक है, एक वेल इक्विप्ड ग्राफिकल यूनिट होती है इनके पास में। और ये CSO कहाँ लोकेटेड है, दिल्ली के अंदर ये लोकेटेड है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट्स, दिस इज कॉल्ड। तो बैंक को हमेशा मेंटेन करना पड़ता है कुछ रेशियो, किसके बीच में, कैश के बीच में और टोटल एसेट्स के बीच में। तो इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आपके सामने चार ऑप्शन है फ्रेंड्स, SLR, CRR, लिक्विडिटी रेशियो या फिर स्टैच्यूटरी रेशियो। तो इसका जो सही आंसर है वो ए इसका सही आंसर है। ठीक है, तो SLR यानी कि जो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, ये इसका सही आंसर है। ये क्या है कि होता क्या एक्चुअली, तो बैंक है और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया के अंदर, उनको कुछ फ्रैक्शन अपना टोटल उनके पास एसेट्स होते हैं, उसका कुछ फ्रैक्शन आपको रखना पड़ता है लिक्विड एसेट के तौर पे, जैसे कि प्रीशियस मेटल के तौर पे, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, जी सिक्योरिटीज, इन सब के तौर पे। तो जो रेशियो है टोटल डिमांड का लायबिलिटीज का, ठीक है, यानी कि जो टोटल जो इनके लिक्विड एसेट्स हैं और डिवाइडेड बाय टोटल डिमांड अगर अपन करेंगे तो अपना SLR मिलेगा। ठीक है, टोटल डिमांड और टाइम लायबिलिटीज तब आपको SLR मिलता है। अगर अपन करंट SLR की बात करें तो 20.5% रेट है करंट SLR की। इसके अलावा आपको CRR की रेट भी पता करनी बहुत ज़रूरी है, 4% है। ओके, MSF की जो है वो 6.5% है। रेपो रेट की बात करें 6.25 है। रिवर्स रेपो रेट की बात करें, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, और तो ये कितना है, 6% है। मैं वापस आपको क्लियरली इस पेज के ऊपर बता देता हूँ, आपके लिए बहुत काम किया। हमेशा पेपर देने से पहले ये करंट रेट आपको हमेशा याद रखनी है, इकोनॉमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये सभी रेट आपको याद रखनी है, पेपर में फ्रीक्वेंटली इनमें से क्वेश्चन आते हैं। ये रेपो रेट है, ये इस वक्त कितनी है, 6.25, और रिवर्स रेपो रेट है 6%। ठीक है, तो ये सभी रेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज द ओल्ड नेम ऑफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कौन से बैंक का पुराना नाम था। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, तो आपके सामने ये यहाँ पे ऑप्शंस है और आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था ये ओल्डेस्ट, ठीक है, और लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, और ये बाद में किस में कन्वर्ट हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हो गया। कब हुआ था, 1955 के अंदर। तो यानी कि ए आपका आंसर हुआ। ठीक है, और ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये कब बना था, ये 27 जनवरी को बना था 1921 को। ठीक है, JM कीनेंस वॉज अ पर्सन, ठीक है, जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था, और 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, उनको मिला के इसको बनाया गया था। ठीक है, 3 प्रेसिडेंसी बैंक कौन कौन से थे, बैंक ऑफ बंगाल था एक, तो बैंक ऑफ बंगाल, उसके बाद में फिर बैंक ऑफ बॉम्बे और साथ में बैंक ऑफ मद्रास। तो इन तीनों को मिला के एक बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, उसको बाद में बनाया गया SBI 1955 के अंदर, और ये कब हुआ था, 1921 के अंदर। तो ये सारे डेटा आपको याद करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
द मिड डे मील स्कीम इज कवर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिड डे मील स्कीम दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ठीक है, ये क्या है? वैसे आपको ये पता होना चाहिए मिड डे मील स्कीम जो है ये होती क्या है एक्चुअली। ये क्या है कि स्कूल मील प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और ये किस चीज़ के लिए स्टार्ट किया गया था? इम्प्रूव करने के लिए जो न्यूट्रिशन कंटेंट है, ठीक है, बच्चों के अंदर स्कूल जाने को लेकर थोड़ी जागरूकता पैदा हो, न्यूट्रिशन कंटेंट उनका बढ़िया रहे, स्कूल के अंदर उन्हें लंच प्रोवाइड किया जाता है, ओके, प्राइमरी और अपर प्राइमरी क्लास के अंदर बेसिकली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी मदरसाज हैं वहाँ पे भी ये सब इम्प्लीमेंट होती है। और जो अपना एक स्कीम थी सर्वे शिक्षा अभियान था अपना, ठीक है, और नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट था, उन दोनों के अंडर उन दोनों ने यहाँ पे मदद करी और इन दोनों के अंदर इस प्रोजेक्ट को चलाया गया। इट इज़ द लार्जेस्ट सच प्रोग्राम इन द वर्ल्ड, साथ में दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम भी है, ठीक है। और यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है, जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है? HRD मिनिस्ट्री है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसकी नोडल एजेंसी है, जो कि फंड को सैंक्शन करती है, ठीक है, सप्लाई करती है फूड ग्रेन्स को स्टेट्स को ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको ध्यान रखना है HRD इसका नाम, ये जो मिनिस्ट्री है जिसके अंडर ये काम हो रहा है। तो आपका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए यूनियन बजट द टर्म प्राइमरी डेफिशिएंट मीन्स। तो प्राइमरी डेफिशिएंट का मतलब क्या है? आपने फिस्कल डेफिशिएंट, प्राइमरी डेफिशिएंट, दो वर्ड हमेशा सुने होंगे हमेशा, ठीक है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, देखिए, रेवेन्यू डेफिशिएंट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, फिस्कल डेफिशिएंट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बोरोइंग, ठीक है। तो ये प्राइमरी डेफिशिएंट होता क्या है? एक पार्ट ही होता है किसका? फिस्कल डेफिशिएंट का। फिस्कल डेफिशिएंट का एक पार्ट ही है। फिस्कल डेफिशिएंट होता क्या है वैसे बेसिकली? जो डिफरेंस होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में, ये तो आपका फिस्कल डेफिशिएंट होता है। और अगर आप इसके अंदर से जो इंटरेस्ट आपका जो लगा है, अगर आप वही पैसा अगर आप इंटरेस्ट में देते तो वो भी आपका नुकसान हो गया है, वो इंटरेस्ट आपको नहीं मिला है, ठीक है। तो इसको आप क्या कर देते हैं? FD को माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट पेमेंट में से, ठीक है। तो ये क्या है? प्राइमरी डेफिशिएंट क्या है? FD का ही एक पार्ट है। तो आपका क्या हो गया? प्राइमरी डेफिशिएंट फिस्कल डेफिशिएंट माइनस, ठीक है, फिस्कल डेफिशिएंट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ओके। तो आपका जो आंसर हुआ वो हुआ फिस्कल डेफिशिएंट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। बी आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड द रेगुलेशन एक्ट 1986 प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ। तो चाइल्ड लेबर जो है एक्ट 1986 उसके अकॉर्डिंगली प्रोहिबिट किया गया है कि आप किसी भी बच्चे को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हो अंडर द एज ऑफ। कितनी एज कैटेगरी रखी गई है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इकोनॉमिक्स का, ये लॉ का नहीं है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात करी गई है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ चाइल्ड का मतलब क्या है कि वो एक पर्सन जिसकी एज क्या है 14 ईयर्स के अंडर है, ठीक है। तो उसको अपन ने चाइल्ड की कैटेगरी में रखा है। तो यानी कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप नौकरी नहीं दे सकते हो, ओके। तो आपका जो आंसर है वो है सी, आपका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, टू मेक द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फ्लेशन कंट्रोल द सेंट्रल बैंक शुड अडॉप्ट फॉलोइंग पॉलिसी मेजर्स। अगर आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो सेंट्रल बैंक को कौन सी पॉलिसी मेजर करनी चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए CRR और परचेज कर लेनी चाहिए सिक्योरिटीज़ और किसके अंडर? ओपन मार्केट रेगुलेशन के अंदर, ठीक है। इंक्रीज करना चाहिए कैश रिजर्व रेशियो, सेल कर देनी चाहिए सिक्योरिटीज़ अंडर द OMO यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन। वैसे डिक्रीज कर देना चाहिए CRR, ओके, और साथ में परचेज कर लेना चाहिए सिक्योरिटीज़ या फिर डिक्रीज कर लेना चाहिए CRR और सेल कर देना चाहिए सिक्योरिटीज़। तो आपके सामने ये चार ऑप्शन है, उसका सही आंसर क्या होगा? बी आपका सही आंसर होगा। आपको CRR कैश रिजर्व रेशियो यानी कि जो बैंक के पास में कैश है उसको बढ़ा देना चाहिए, उसको आप रिजर्व करने के लिए कह देना चाहिए, ताकि अगर वो CRR ज़्यादा होगा, ओके, अगर CRR ज़्यादा होगा तो क्या होगा? लोन्स कम देगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल के अंदर आएगा, इन्फ्लेशन, ओके। साथ में क्या कर देना चाहिए? सिक्योरिटीज़ को सेल कर देना चाहिए। अगर सिक्योरिटीज सेल हो जाएगी तो RBI क्या कर लेगा? मनी को क्या कर लेगा? स्क्वीज कर लेगा, यानी कि वापस खींच लेगा बैंक से और इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो आंसर बनता है इस क्वेश्चन का वो बी आपका आंसर बनता है, ओके। सो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स के, उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि हम आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करते रहें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।